मैं छोटी उम्र में ही बहुत जवान और खूबसूरत दिखती थी। मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी, लेकिन मेरा जिस्म बड़ा हुआ था और मैं 20-22 साल की लड़की लगती थी। मैं सब बहनों से छोटी थी, लेकिन अपने जिस्म की वजह से मैं उनसे बड़ी और खूबसूरत लगती थी। इतनी छोटी उम्र में मैं 40 नंबर पहनती थी। मैं जब भी बाहर जाती तो हर कोई मेरी तरफ देखता। मैं जिस गाड़ी में स्कूल जाती, वह ड्राइवर भी मेरे ऊपर नजरें जमाए रखता। स्कूल में टीचर मेरे सर पर जानबूझकर आकर खड़ा हो जाता था। मुझे यह सब कुछ बहुत अजीब लगता था। एक दिन मैं बाजार कपड़े खरीदने गई, तो मैं एक बहुत बड़ी दुकान पर दाखिल हुई। मुझे सूट का एक जोड़ा पसंद आ गया। मैंने दुकानदार से कहा कि मैं यह पहनकर चेक करना चाहती हूँ। दुकानदार मेरी तरफ देखकर फौरन मान गया। कहने लगा, मैं भी आपसे यही कहने वाला था कि आप यह पहनकर चेक कर लें। मेरे घर वाले बाहर बेंच पर बैठे हुए थे कि मैं चेंजिंग रूम में कपड़े पहनने लगी। दुकानदार मेरे पास आ गया और मेरे मुंह पर हाथ रख लिया। कहने लगा, आवाज मत निकालना, मैं तुम्हें यह सूट फ्री में दूंगा। बस तुम्हें 5 मिनट अपने दोनों गुब्बारे मेरे मुंह में। मेरा नाम पूजा है। मेरी उम्र तकरीबन 14 साल थी। मैं अभी नई नई जवान हो रही थी और जवानी की दहलीज में कदम रख रही थी। लेकिन मेरा जिस्म लड़कियों की तरह नहीं था। जब मैंने खुद को देखा तो मेरे जिस्म का नाजुक हिस्सा 14 साल की उम्र में भी बहुत ज्यादा बड़ा और हसीन था। मेरे घर वाले हर वक्त मुझे डांटते रहते थे। मेरी माँ और बहन मेरे पीछे ही पड़ी रहती थीं और मुझे बहुत ज्यादा बातें सुनाया करती थीं। छोटी सी उम्र में ही मेरे सर पर इतना बड़ा दुपट्टा ओढ़ दिया गया था। मैं अभी सही तरह से दुपट्टा भी संभाल नहीं सकती थी। जब मुझसे दुपट्टा गिर जाता तो मेरी माँ मुझे बातें सुनाती और कभी कभार एक आध लगा भी देती और कहती कि तुम में जरा सा भी अकल नहीं है, तुमसे दुपट्टा भी नहीं संभाला जाता, दुपट्टा ठीक से लिया करो, बेशर्म कहीं की। लेकिन उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती थीं। मुझे समझ नहीं आता था कि वह मुझे बार बार दुपट्टा लेने के लिए क्यों कहती रहती है। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती थी जब वह मुझे सारा दिन बुरा भला करती रहती थी और अक्सर मुझे मारती भी थी। और मुझे इस बात पर हैरानी भी होती थी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो सब मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। हम 3 बहनें थीं और मैं सबसे छोटी थी, लेकिन सबसे छोटी होने के बावजूद सबसे खूबसूरत और बड़ी दिखाई देती थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी, मेरा कद काठ और जिस्म भी बढ़ता जा रहा था। अपने जिस्म में इतनी सारी तब्दीलियां देखकर मुझे कुछ अजीब फील होता था। मेरी दूसरी बहनें दुबली पतली थीं। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहां पर मेरी सहेलियां भी मेरी जैसी नहीं थीं। वह भी बिल्कुल नॉर्मल लड़कियों की तरह होती थीं। मेरी उम्र की लड़कियां भी बिल्कुल ऐसी नहीं थीं। मेरी माँ को हर वक्त मेरी फिक्र लगी रहती थी। मेरी हमउम्र लड़कियां स्कूल में दुपट्टा लेकर नहीं आती थीं, लेकिन मेरी माँ मुझे सख्ती से दुपट्टा लेकर जाने देती थी। मैं माँ से बहुत बार कहती कि माँ, मुझसे दुपट्टा नहीं ओढ़ा जाता, और मेरी सहेलियां भी बिना दुपट्टे के ही स्कूल आती हैं। मुझे दुपट्टे की वजह से बहुत गर्मी लगती है, लेकिन मेरी माँ चिल्लाकर बोली, गर्मी गई भाड़ में, तुम यह चादर जरूर लोगी। ऐसा न हो तुम्हारी वजह से हमें कोई परेशानी झेलनी पड़े। मेरी माँ मुझे हर वक्त डांटती रहती। मेरी बाकी बहनों से तो वह प्यार से बात करती, लेकिन मुझ पर हर वक्त चिल्लाती रहती। फिर हमें स्कूल से छुट्टियां हो गईं। एक दिन हमारे सारे घर वाले बाजार जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। मैंने अपनी वालिदा से कहा कि मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगी, तो उन्होंने फौरन कह दिया कि तुम बिल्कुल नहीं जाओगी, तुम्हें घर पर ही रहना होगा। हमारे बाजारों में बहुत भीड़ होती है, वहां पर बहुत सारे बुरे बुरे लड़के फिरते रहते हैं। तो मैंने अम्मी से कहा, मेरा उन लड़कों से क्या लेना देना, मैं उनके लिए थोड़ी जा रही हूँ। मैं तो बाजार आपके साथ घूमने के लिए जा रही हूँ। जाहिर है होली है, मुझे अपने लिए कुछ चीजें भी लेनी हैं। अभी मैं अपनी माँ से ये बात कर ही रही थी कि मेरी बहन झट से बोली, अगर हम तुम्हें अपने साथ बाजार ले गए तो बाजार के सारे बुरे लड़के तेरे पीछे पड़ जाएंगे और सबकी नजर तुझ पर ही होगी, और जब सारे तेरी तरफ देख रहे होंगे तो हमें भी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इसलिए तुम घर में ही बैठी रहो। तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत है तुम हमें बता दो, हम वह तुम्हें बाजार से ला देंगे। मुझे चीजों की जरूरत नहीं थी, मुझे तो बस बाजार घूमने का शौक था। मैं घर से बाहर निकलकर थोड़ा एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन मेरी बहनों और माँ ने मुझे बाजार ले जाने से इनकार कर दिया। मैं रोती हुई अपने कमरे में चली गई। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ कि आखिर इन सब में मेरा क्या कसूर है। मैं आईने के सामने खड़ी होकर रोने लगी। मैं अपने आप को गौर से देखने लगी। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था कि मेरे घर वाले मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे थे। मुझे तो भगवान ने ही ऐसा बनाया था।
ऐसा इंसान किसी के हाथ में थोड़ी होता है। किसी का जिस्म दुबला पतला होता है, किसी का कद छोटा होता है और किसी का बड़ा। मेरे फ्रंट का साइज बड़ा था, तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरी माँ तो मुझे कुछ खाने पीने भी नहीं देती थी ढंग से। मुझे खट्टी चीजें खाने का बहुत शौक था, लेकिन मेरी माँ मुझे खाने नहीं देती थी। मुझे अचार और इमली खाने का बहुत शौक था, लेकिन घर वाले ये सारी चीजें मुझसे छुपा कर रखते थे। वह कहते थे कि पहले ही तो तूने खा खा कर अपना जिस्म बहुत बड़ा कर लिया है। अगर तू ये और ज्यादा खाएगी तो बहुत बड़ी भैंस बन जाएगी। माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख होता था। एक दिन मेरी खाला की बेटी घर आई हुई थी। उसने मुझसे एक अजीब तरह की बात कह दी। वह मुझसे कहने लगी कि जिस तरह का तुम्हारा जिस्म हो रहा है ना, तुमसे कोई लड़का शादी नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं फौरन गुस्से से खड़ी हुई और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी, लेकिन इतने में मेरा दुपट्टा गिर गया। हम लोग एक कजन की शादी में आए हुए थे। वहां पर मौजूद सब देखकर मुझे हैरान हो गए। लोगों ने मेरी माँ से अजीब तरह के सवाल करना शुरू कर दिए। हमारे रिश्तेदार कहने लगे, आप लोग ज्यादा आते जाते भी नहीं हैं और अपनी इस बेटी को तो कहीं पर भी नहीं ले जाते। कहीं इसकी शादी तो नहीं आपने कर दी और आपने किसी को बताया भी नहीं, और फिर यह तलाका लेकर वापस आ गई है क्या? मेरी माँ उनसे कहने लगी कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं। मेरी बेटी तो अभी कुंवारी है, उसकी तो अभी शादी की उम्र भी नहीं हुई। मुझे यह सारी बातें सुनकर और ज्यादा दुख हुआ। उस दिन के बाद अम्मी ने भी मुझे किसी भी शादी पर ले जाना बंद कर दिया। हालांकि यही तो वह उम्र थी जब इंसान शादियों पर जाकर एंजॉय करता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है और खूब खाना खाता है। लेकिन मेरी माँ ने तो मेरा कहीं पर भी आना जाना बंद कर दिया। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी, मेरे लिए और ज्यादा मुसीबतें बढ़ने लगीं। मुझे कपड़े भी बहुत जल्दी तंग हो जाते थे, इसीलिए नए कपड़े लेने पड़ते थे, जिस पर माँ मुझे डांटती थी कि तेरा बाप कोई बहुत बड़ा रईस नहीं है जो तुझे हर 4 महीने बाद नया जोड़ा लेकर दे। मैं इस तरह की सारी बातें सुन सुनकर तंग आ चुकी थी। एक मेरी सहेली राधिका थी। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसका भाई दुबई रहता था। एक दिन मैंने उससे बात की। उसने मुझसे कहा कि एक दवा होती है जिससे यह मसला हल हो सकता है। अगर तू वो मेडिसिन खा ले तो तू भी बाकी लड़कियों की तरह नॉर्मल हो जाएगी। लोगों की बातें सुन सुनकर मेरे दिमाग में एक बात बैठ चुकी थी कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। मैंने उससे इल्तिजाइया अंदाज में कहा कि प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मुझे वो मेडिसिन ला दो, मैं तुम्हें जितने पैसे कहोगी ला दूंगी। ये कहकर मैं परसुकून हो गई। 2-3 दिन बाद एक दिन अम्मी मेरे पास आईं और कहने लगीं, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। मुझसे कहने लगीं कि तुम तैयार रहना। मैं हैरान रह गई। हालांकि मुझसे बड़ी अभी बहनें थीं। अभी उनकी शादी नहीं हुई थी और मैं सबसे छोटी थी। तुम मुझे क्यों सबसे पहले ब्याह रहे थे? मैं उनके लिए एक तरह का बोझ थी और वह जल्द से जल्द मुझसे जान छुड़वाना चाहते थे। अम्मी की बात सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई। मैं अम्मी से झगड़ा नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह मेरी माँ थीं, लेकिन उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं था कि मैं भी उनकी बेटी हूँ और वह भी सबसे छोटी। छोटी बेटियां तो बहुत लाडली होती हैं, लेकिन मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था। सबसे ज्यादा बातें मैं ही सुन रही थी। अपने वजूद की वजह से मुझे पता नहीं क्या क्या सहना पड़ रहा था। इसीलिए घर वाले मेरे जिस्म की वजह से ही मेरी शादी सबसे पहले करना चाहते थे। शाम को मैंने काला जोड़ा पहन लिया। मेरी माँ मेरे कमरे में आई और मुझे देखा। मैंने कहा, हाँ मैं कैसी लग रही हूँ? यकीनन मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि काला रंग मुझ पर बहुत जचता था। मेरी अम्मी ने जवाब देने की बजाय मुझसे एक सवाल पूछ लिया कि तुमने इस सूट के साथ ये दुपट्टा क्यों लिया है? मैंने कहा, इसके साथ यही दुपट्टा है। अम्मी ने कहा, यह बहुत छोटा है। माँ ने दूसरी बहन को आवाज दी कि दूसरा दुपट्टा लेकर आओ, वह इस सूट के साथ चल जाएगा। मेरी बहन दूसरा दुपट्टा लेकर आई तो वह बहुत बड़ा था। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, यह बहुत बड़ा दुपट्टा है। अम्मी कहने लगी, बड़ा है तो क्या हुआ? तेरा जिस्म छोटा है क्या? जितना बड़ा तेरा जिस्म है वह इतने बड़े दुपट्टे में ही छुपेगा। मुझे इस तरह लपेटा कि मेरा चेहरा ही बस नजर आ रहा था। 10 मिनट बाद मुझे चाय लेकर बाहर जाना था। लड़के वाले आ चुके थे। वह लोग अम्मी से बातें कर रहे थे। इतने में मेरी बहन मेरे पास आई और कहने लगी कि यह लोग तो जॉइंट फैमिली वाले हैं, पर उनका घर तो मर्दों से भरा हुआ है। तेरा वहां पर क्या बनेगा? तुझे तो अपने आप को छुपा कर रखना पड़ेगा। मेरी बहन मेरा मजाका उड़ा रही थी और जिस तरह से वह मुझ पर हंस रही थी, उसकी हंसी मेरे दिमाग को अजियत दे रही थी। मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 10 मिनट के बाद मैं चाय लेकर बाहर गई तो उन्होंने मुझे जिस अंदाज से देखा था
उनका रवैया बहुत अजीब था। लेकिन जैसे ही मैं सोफे पर बैठी तो मेरा दुपट्टा कुछ ढलक सा गया, क्योंकि मुझसे इतना बड़ा दुपट्टा संभाला नहीं जाता था। दुपट्टा गिरने की वजह से उनकी नजर मेरे जिस्म पर पड़ गई तो उनकी एक औरत अम्मी से कहने लगी, बहन, क्या आपकी बेटी की शादी पहले से हो चुकी है? तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, इसकी शादी कहाँ से हुई है, ये तो सबसे छोटी है। असल में बड़ी वाली बहुत लायका है, तो हम चाहते हैं कि वह पढ़ाई करती रहे और कुछ बन जाए, उसके बाद उसकी शादी करवा देंगे। लेकिन वह कहने लगे कि यह तो हमें शादीशुदा लग रही है, ये तो 2-3 बच्चों की माँ लग रही है। गैर शादीशुदा लड़कियां तो बहुत पतली होती हैं, लेकिन आपकी बेटी का जिस तरह का जिस्म नजर आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे ये 2-3 बच्चों की माँ है और इस वक्त भी हामिला लग रही है। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपको कसम देने तैयार हैं। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता था? उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो मामला ही कुछ और लग रहा है। हमारा इकलौता बेटा है, हमारा बेटा बहुत लाडला है। आजकल तो लोग ठीक ठाक लड़कियों को भी मुंह भर भर के बातें करते हैं। अगर हम आपकी बेटी को ब्याह कर ले गए तो सारी जिंदगी लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। हम आपसे माफी चाहते हैं। मुझे उनका इनकार सुनकर बहुत दुख हुआ। हमारे मुआशरे में अक्सर लोग अगर लड़की को नापसंद कर दें तो वह मुंह पर कुछ न बल्कि इतना कह देते हैं कि वह फोन पर बता देंगे। लेकिन उन्होंने तो मुंह पर ही मुझे इनकार कर दिया था। वह लोग तो चले गए, लेकिन अम्मी ने मेरी पिटाई करना शुरू कर दी। तेरे इतने सारे रिश्ते रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन इस दफा जो मुझे बातें सुनने को मिली हैं, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं एक अच्छी औरत हूँ, सारी जिंदगी मैंने इज्जत से गुजारी है, लेकिन सिर्फ तेरी वजह से मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। मैंने ऐसी बातें कभी नहीं सुनी थीं। मुझे माँ की बातों पर बहुत दुख हुआ। मैंने 2 दिन तक नहीं खाया, लेकिन किसी ने मुझसे यह तक नहीं पूछा। फिर आखिर मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई। उसने चोरी चोरी मुझे वह मेडिसिन पकड़ा दी। उसने कहा कि तुम्हारी मेडिसिन आ गई है। मैंने कहा, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। वह लोग मुझे नापसंद कर गए हैं। उन्होंने शादी से इनकार कर दिया है। जिस पर मेरी दोस्त कहने लगी, अरे पागल, वह आखिरी लोग थोड़ी थे। क्या दुनिया में लड़के खत्म हो गए हैं? तुम्हारे लिए और भी रिश्ते आ जाएंगे। तुम ये गोलियां खाकर स्मार्ट हो जाओ। उसके बाद मैंने जज्बात में आकर वह गोलियां खा लीं। मैंने कुछ दिन से खाना भी नहीं खाया था। जब मैं बाहर निकली तो मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बेहोश हो गई। खैर, मेरी तबीयत खराब होने के बाद मेरे घर वालों को कुछ मुझ पर रहम आया। मैंने सोचा कि मुझे घर वाले मेरे कमरे में लेकर आए हैं, शायद उन्हें मुझ पर रहम आ गया होगा। लेकिन जैसे ही मेरी अम्मी उस कमरे में दाखिल हुई, उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। मुझे उनसे इस रवैये की तवक्को नहीं थी। मेरे एहसान खता हो गए। फिर वह मुझसे कहने लगी, बेशर्म लड़की, तुझे शर्म नहीं आई? तू किस तरह की मेडिसिन मंगवा रही है? ये किस तरह की मेडिसिन है जो तू खा रही है? और इसी वजह से तेरा ये हाल हुआ है। इसका मतलब है तेरे इरादे कुछ और हैं। तू जानबूझकर अपना आप सबको दिखा रही है। तू सबको बताना चाहती है कि तू बहुत मोटी ताजी है। तुझे शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? मुझे अपनी माँ से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। कुछ भी हो जाता, उनको यह सब नहीं करना चाहिए था। अब तो मैं अपनी माँ की तरफ देख भी नहीं रही थी, बस रोए जा रही थी। माँ ने वह गोलियां बाथरूम में फेंक दी और पानी बहा दिया। मैं रोए जा रही थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे देखा तक नहीं। इस बात को कई दिन गुजर गए। सब घर वाले मुझसे नाराज थे। कोई मुझे खाना भी नहीं पूछता था, मुझसे बात भी नहीं करता था। ऐसा लगता था कि मैं मनोवैज्ञानिक मरीज बन जाऊंगी और पागल हो जाऊंगी। फिर मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़की की माँ देखने आई, लेकिन लड़के की माँ अकेली मुझे देखने आई, लेकिन उनकी आंखें कमजोर थीं। मैं चुपचाप उनके सामने बैठी रही और अपने आप को चादर में छुपाए रखा। उनके जाने के बाद मेरी बहनें मेरा और ज्यादा मजाका बनाने लगीं कि अगर तेरी सास की आंखें कमजोर न होतीं, तो वह भी तुझे ना करके जाती। उसे क्या पता तेरा जिस्म कैसा है, कैसा नहीं। मैंने उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने अपने लिए लड़ना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि शादी के बाद मुझे और भी बुरे हालात का सामना करना पड़ सकता था। ना जाने मेरे पति ने मेरे साथ क्या क्या करना था। मैंने सब कुछ सुनने की बना ली थी। जब मेरी शादी की तैयारियां चल रही थीं, तो मेरी सास ने मेरे लिए बहुत सारे कपड़े बनाकर भेजे। मेरी सास मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी। मेरी सास ने बताया कि एक दफा कपड़े पहनकर देख लो। मेरी बहन के मुंह से निकल गया कि अभी तो शायद पूरे आ ही जाएंगे, लेकिन बाद में हो सकता है तंग हो जाए। मेरी सास ने कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो?
तुम्हें दुल्हन के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। तुम्हें उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। मेरी सास मेरी बहन को डांट रही थी। मुझे अपनी सास की सुनकर बहुत खुशी हुई। चलो कोई तो मेरे हक में बोला। मेरी बहन का ऐसा चेहरा हो गया था जैसे मेरी सास ने उसकी बहुत बेइज्जती कर दी हो। मुझे पहली बार ऐसा लगा था कि कोई तो है जो मेरा साथ दे रहा है, लेकिन मेरी सास की नजर कमजोर थी। अगर वह मुझे देख लेती तो शायद वह मेरा साथ न देती। मैंने अपने पति की तस्वीर देखी हुई थी। वह दिखने में स्मार्ट लगते थे। मेरी सास ने मुझे बताया कि उनका एक ही बेटा है। वह बहुत जज्बाती और गुस्से वाला है, इसलिए मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो सब्र कर सके। आज मेरी शादी थी। मेरे पति आने वाले थे। मुझे यह था कि मेरा पति मुझे देखकर बहुत बुरा भला कहेगा। मुझे उसकी बातें सुननी पड़ेंगी। सारी जिंदगी यह सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे पति ने कमरे में कदम रखा। उन्होंने अपनी शेरवानी उतारकर एक टेबल पर रख दी। उस वक्त वह सलवार कमीज में थे। मेरे पति ने मेरा घूंघट हटाया और मेरी तारीफें करने लगे। कहने लगे कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझे हैरानी हुई कि सब कुछ मामूल के मुताबिक क्यों चल रहा है। फिर उन्होंने मुझे मुंह का तोहफा दिया। फिर उन्होंने मुझसे बातें करना शुरू की। कहने लगे कि हम दोस्तों की तरह एक दूसरे का साथ देंगे। तुम मुझे बहुत पसंद हो। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। शादी के अगले दिन मेरे पति फोन पर किसी से बात कर रहे थे। शायद उन्हें कोई मुबारक दे रहा था। मेरे पति उसको जवाब दे रहे थे कि भगवान ने मुझ पर बहुत मेहरबानी की है। मुझे एक बहुत अच्छी पत्नी मिली है। मैं उससे बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। मुझे हमेशा से ऐसी पत्नी का साथ चाहिए था जो इतनी खूबसूरत हो और इतनी समझदार। पति की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई कि क्या मैं वाकई उन्हें इतनी पसंद आई हूँ और वह ऐसी पत्नी चाहते थे। शादी के कुछ दिन बाद हमारे घर वालों ने हमारे लिए डिनर रखा। मैं अपने पति के साथ तैयार होकर अपने घर पहुंची तो मेरी माँ ने मुझे फौरन देखकर कहा, तुमने यह कैसे कपड़े पहन रखे हैं? मैंने अपनी अम्मी से कहा कि आपको यह सब कहने की जरूरत नहीं है। अब मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और मेरे पति को यह पसंद है। मेरी माँ मेरी तरफ हैरानी से देखने लगी। कहने लगी, तेरा पति एक हफ्ते में तुझे वापस छोड़ आएगा। मैंने कहा, एक हफ्ते में क्या? वह मुझे पूरी जिंदगी नहीं छोड़ेंगे। मेरे पति ने मेरी माँ की तरफ देखा तो कहा, क्या बात है आंटी, कोई परेशानी है? उन्होंने कहा, नहीं बेटा। हम खाना खाने बैठे तो मेरी दूसरी बहनें भी मौजूद थीं। मेरे पति ने उनके सामने मेरी तारीफ की। उसने कहा कि जब से यह मेरी जिंदगी में आई है, मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी पत्नी मेरा बहुत ख्याल रखती है। हम दोनों ने एक ही प्लेट में खाना खाया। फिर वह बाहर घुमाने ले गए। उन्होंने मुझे कोई बड़ी चादर ओढ़ने का भी नहीं कहा। उनके पास एक बड़ी कार थी। उन्होंने कहा कि गाड़ी में ही तो बैठना है। मेरे पति मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आ रहे थे। बार बार मुस्कुराकर मेरी तरफ देख रहे थे। वह हर थोड़ी देर बाद मेरे कान में सरगोशी करते और हम दोनों हंसते। मेरी माँ और मेरी बहनें हम दोनों को अजीब तरह से देख रही थीं। वह हैरान हो रही थीं कि इसका पति तो इसे हाथ का छाला बनाकर रखे हुए है और यह सिर्फ शादी के शुरू में ही नहीं हुआ। आज मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। मेरे 3 बच्चे हैं और आज भी मेरे पति का रवैया लेकिन मेरे पति का रवैया आज भी मेरे साथ वैसा ही है। हम लोग बहुत खुश हैं। जो अच्छे लोग होते हैं उनको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। मेरी माँ और बहनों ने मेरे दिल पर बहुत जख्म लगाए, पर मेरे पति ने वह सारे जख्म भर दिए। मैंने शादी से पहले बहुत दुख देखे थे, लेकिन मेरे पति ने उन दुखों को सुखों में बदल दिया। और यह सब कुछ सिर्फ मेरी सास की वजह से मुमकिन हुआ है, जिन्होंने मेरे पति की इतनी अच्छी परवरिश की है। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है और मैं अपने बेटों की भी ऐसी परवरिश करूंगी। जो प्यार मुझे मेरी माँ से नहीं मिला, वह प्यार मैं अपनी बेटी को दूंगी। और जो परवरिश मेरी सास ने मेरे पति की है, वह मैं अपने बेटों की करूंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगी घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं आपको किसी और कहानी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। होटल मौन। रात का वक्त था। होटल के कमरा नंबर 125 में एक लड़का बेड पर गिरी हुई लड़की की तरफ बढ़ रहा था।
उस लड़की का चेहरा पसीने से भींगा हुआ था। वह बहुत ज़्यादा ही घबराए जा रही थी। घबराहट से उसके होंठ कँपा रहे थे। तो वहीं वह लड़का जिसकी उम्र लगभग 28 साल की थी, उसकी हाइट 6 फुट 3 इंच थी, गोरा रंग, ब्राउन आँखें जिसमें बला की ब्राइट थी, हल्की सी वियर्ड। उसने वाइट कलर की टाइट शर्ट पहनी हुई थी जिसमें उसकी फिट बॉडी के सारे कट्स साफ नज़र आ रहे थे। ब्लैक जींस, हाथ में ब्रांडेड वॉच, तीखी नाक, गुलाबी सॉफ्ट होठ जिनका वह उस लड़की को देखकर अपने दांतों से दबाए जा रहा था। वह काफ़ी गुड लुकिंग था, चार्मिंग था। लड़कियां एक बार देखती तो दीवानी हो जाती। यह था इस शहर का जाना माना रईसजादा बिजनेसमैन रणवीर ओबेरॉय, जिसे सब RA बोलते थे। दिल्ली का सबसे अमीर और सक्सेसफुल बिजनेसमैन, पर उसमें कुछ ऐसा था जिसकी वजह से सब उसके ख्यालों से ही उससे कांपते थे। उस वक्त वह लड़की उसके सामने रोए जा रही थी, उसे रोकने की कोशिश किए जा रही थी, पर वह आज तक किसी का कहना माना ही नहीं था। तो फिर वह लड़की का क्या ही सुनेगा। रणवीर के माथे पर कोई सिकन नहीं था। एक डेविल स्माइल उसके होठों पर साफ नजर आ रही थी, जैसे उसके अंदर का जुनून बाहर आ चुका था। उस लड़की ने उसे हाथ से रोकते हुए कहा, देखो रणवीर, यह आप बहुत गलत कर रहे हो। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। रणवीर बिना कोई जवाब दिए उसकी तरफ बढ़ते हुए सेडक्टिव वॉइस में बोला, तो जिद है मेरी, जिद है तुझे पाने की, बस तलब है खुद में संभालूं तुझे, बस इतनी सी चाहत है, सांस न लूँ एक पल तुझ बिन, बस इतनी सी हसरत है, तो जिद है मेरी। यह कहते हुए वह लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था। वह लड़की घबरा कर पीछे खिसकने लगी। रणवीर ने उस लड़की का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और खुद बेड पर उसके ऊपर गिर गया। उस लड़की ने घबरा कर आंखें बंद कर ली। रणवीर ने अपनी फिंगर उसके गाल पर टच करते हुए सेडक्टिव वॉइस में कहा, वाह, ओहो, कॉम ऑन यार, इतना भी क्या घबराना मुझसे। यह कहते हुए वह एक टच उस लड़की के खूबसूरत चेहरे को निहारे जा रहा था। उस लड़की ने इस वक्त रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, रेड ब्लाउज और स्ट्रेट लॉन्ग ब्राउन हेयर जो कि उसकी कमर पर बिखरे हुए थे, और कुछ बाल जो उसके चेहरे पर आकर उसे और खूबसूरत बना रहे थे। ब्लू और बड़ी बड़ी आईज में आंसू भरे हुए थे जो कि उसे और भी बहुत ज़्यादा मासूम बना रहे थे। तीखी नोज, रोज पिंक होठ जिन पर पिंक लिप ग्लॉस लगा हुआ था जो घबराहट से लर्ज रहे थे, जिन्हें देखकर रणवीर की प्यास और भी बढ़ रही थी। यह थी हमारी इस कहानी की क्यूट सी हीरोइन जिसका नाम आरुषि आर्या था, जो कि 20 साल की थी। रणवीर ओबेरॉय ने अपनी उंगली आरुषि के होठों पर रब करते हुए कहा, क्या यार क्यूटी, इतना क्यों तरसा रही हो? यह खूबसूरती मेरे लिए ही तो है ना। यह कहते हुए रणबीर ने आरुषि की गर्दन पर अपने होठ रख दिए और आरुषि ने अपनी पूरी जान लगा करके रणबीर को धक्का मारा और बेड से उतरकर दूर रणबीर से मुंह फेर कर खड़ी हो गई थी। फिर डरती हुई आवाज़ में बोली, आप हमारे रिश्ते का सच जानकर भी मुझे छूने जैसे इतनी गिरी हुई हरकतें कैसे कर सकते हैं? कैसे नज़रें मिलाओगे खुद से? रणवीर ने देखा आरुषि खुद में ही सिमटी हुई थी तो वह मुस्कुराते हुए खुद से बोला, उफ ब्यूटी, तुम भी कमाल की हो ना। जब लड़कियां खुद में ऐसे सिमटती है ना, बाय गॉड, उसका मज़ा ही अलग होता है। कहते हुए रणबीर धीरे से आरुषि के पीछे जाकर उसे हक कर लिया, उसकी गर्दन पर अपनी ठुड्डी रख दी जिससे कि वह खुद में सिमटने लगी। तभी रणबीर ने कहा, देखो मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, मैं ऐसे किसी रिश्ते को नहीं मानने वाला हूँ। मेरा और तुम्हारा रिश्ता चाहे जो भी हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ तुम चाहिए हर हाल में, उसके लिए चाहे मुझे ज़बरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े तुम्हारे साथ। रणवीर की बातें सुनकर आरुषि कांपने लगी। उसने कांपती आवाज़ में कहा, रणवीर, आपको ना कहा मतलब समझ नहीं आता है, छोड़िए मुझे।
रणवीर बिना कोई जवाब दिए आरुषि की बैक पर किस करने लगा और आरुषि ने जैसे ही भागने की कोशिश की, रणवीर ने पीछे से उसका साड़ी पकड़कर खींच लिया, जिससे कि वह सिर्फ स्ट्रैप वाली ब्लाउज पहनी हुई थी। पल्लू नीचे गिर गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। रणवीर आरुषि के नज़दीक गया, फिर आरुषि को अपनी गोद में उठाया और बेड की तरफ ले जाते हुए बोला, क्या फ़ायदा वह जीत करके ब्यूटी, जो पूरी ही न तुम्हारी हो सके। आरुषि हसरत भरी नज़रों से रणवीर को देख रही थी कि शायद इस डेविल को उस पर तरस आ जाए, पर डेविल तो डेविल होते हैं ना, उन्हें किसी पर तरस नहीं आता है। रणवीर ने फिर से आरुषि को बेड पर उतार दिया और अपनी शर्ट उतारकर फर्श पर फेंक दिया। उसने आरुषि को अपनी बाहों में खींचकर कहा, कितनी भी कोशिशें कर लो, सब बेकार जाएगी, तो बेहतर यही होगा कि तुम खुद ही मेरे हवाले कर दो खुद को। आज यकीन मानो, इस रात को हमेशा के लिए यादगार बना दूंगा मेरी क्यूटी। आरुषि ने मिन्नतें भरे लहजे में कहा। रणवीर प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ रणवीर, मुझे जाने दो ना। यह बोलते हुए वह डर से कांप रही थी, पर लस्ट में डूबा हुआ रणवीर ओबेरॉय, उसे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। रणवीर ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए आरुषि के लबों पर अपने होठ रख दिया और उन्हें सॉफ्टली किस करने लगा। जहां आरुषि की आंखें बेबसी के आंसू बहा रहे थे, वहीं रणवीर की जैसे रूह तक सुकून भर गया था। वह उसे धीरे धीरे किस कर रहा था, तो वहीं आरुषि अभी अपने हाथ पांव मार रही थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर सब कोशिशें उसकी बेकार थी, क्योंकि वह रणवीर हट्टा कट्टा नौजवान था और वह कहाँ एक फूलों की कली थी। उस जैसी मासूम लड़की उसके सामने उसका एक भी नहीं चलने वाला था, पर फिर भी वह उसके सामने कोशिश किए जा रही थी। धीरे धीरे रणवीर अपनी हद पार करते जा रहा था। जब उसने आरुषि की पूरी बॉडी पर किस करना शुरू कर दिया, तभी आरुषि ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे ज़बरदस्ती बिल्कुल भी मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा राज सबको बता दूंगी। इतना सुनकर के वह गुस्से से लाल आंखों से आरुषि को देखने लगा और आरुषि उसकी आंखों को देखकर समझ गई कि रणवीर इस वक्त बहुत ज़्यादा ही गुस्से में है और वह कुछ नहीं बोली। वहीं रणवीर अभी गुस्से वाली आंखों से ही और आरुषि को देखे जा रहा था। अब उसे खुद पर भी कंट्रोल नहीं था। फ्लैशबैक। रणवीर ओबेरॉय की लग्जरी गाड़ी ओबेरॉय एम्पायर के सामने आकर रुकी। एक गार्ड ने गाड़ी का डोर खोला तो रणवीर ओबेरॉय बाहर निकला। उसने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी और ब्लैक पैंट और ब्लैक ब्लेजर पहने हुए था। आंखों पर ब्लैक चश्मा, हाथ में वॉच, जिसमें वह बेहद ही हैंडसम लग रहा था। तेज़ी से चल कर के वह ओबेरॉय एम्पायर में एंटर हुआ। उसके चेहरे पर उस वक्त भारी गुस्सा था। ब्राउन आंखें जो गुस्से से दहकी हुई थी, लिप गुस्से से सिकुड़े हुए थे। उसके पीछे 5 से 6 लोग तेज कदमों से चल रहे थे। उन्होंने ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। जैसे ही अंदर एंटर हुआ, पूरा स्टाफ उसे देखते ही खड़ा हो गया। उन सब के सर झुके हुए थे, चेहरे पर दहशत आ चुकी थी, सबका रंग काला पड़ चुका था। तभी उसमें से एक लड़की मोना ने अपने बराबर में खड़े लड़के रिसू से कहा, बॉस के तेवर देखकर लग रहा है आज किसी की तो सामत आने वाली है। रिसू बोला, हाँ मैंने सुना है कि आज कोई बड़ी डील क्रैक होने वाली थी एक कंपनी के साथ, वह कैंसिल हो गई। रिसू की बात सुनकर के मोना ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन आज तक रणवीर सर की ऐसी कोई डील नहीं रही जो क्रैक न हुई हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है। रिसू धीरे से मोना के कान में बोला, अरे मैंने सुना है बॉस उस कंपनी के साथ बहुत गलत और कुछ बड़ा करने वाले थे। इस बात की खबर उन कंपनी के काम करने वाले एक वर्कर को लग गई थी। सुना है वह आदमी ईमानदार निकला। उसने उस कंपनी को वार्न कर दिया, जिसकी वजह से यह डील कैंसिल हो गई। मोना ने घबराकर अपने मुंह पर हाथ रख ली। उसने अपने माथे पर आई पसीने की कुछ बूंदे को साफ करते हुए कहा,
अब तो ना उस आदमी की खैर है और ना ही उस कंपनी की। उसका तो भगवान ही अब मालिक है। अब जाने क्या होगा उस आदमी के साथ। रणवीर ओबेरॉय सबको इग्नोर करते हुए सीधा लिफ्ट में चला गया और फिर सीधा अपने कैबिन में। कैबिन के पीछे से एक सीक्रेट दरवाज़ा खोलकर वह सारे आदमी और रणवीर एक सीक्रेट रूम में एंटर हुए जो काफ़ी बड़ा था। वहाँ एक बड़ी सी चेयर लगी हुई थी। वहाँ पर कुछ डेंजरस चीज़ें भी थी, जैसे कुछ चाकू, गन, मिट्टी का तेल और भी बहुत सारी। वहाँ पर एक टब भी रखा हुआ था जिसमें गर्म खौलता पानी उबल रहा था। वह एक सीक्रेट गोदाउन था। वहाँ ऑलरेडी 2 लोग मौजूद थे, जिसमें से एक लगभग 40 साल का जिसका नाम जगदीश पांडे और वहाँ यह वही उस कंपनी का मालिक है, और दूसरा लगभग 51 साल का आदमी। उसने वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी जिसके चेहरे पर हल्का खत था। देखने में ही वह बेहद ही शरीफ लग रहा था। उसका नाम था बृजमोहन आर्या। उन दोनों आदमी को खंभों से लगाकर हाथ पीछे करके बांध दिया गया था। उन्हें बुरी तरह से पीटा भी गया था। रणवीर ने उनकी तरफ देखते हुए अपने सिगरेट सुलगाई और धुआं उड़ाने लगा। अचानक से रणवीर का गुस्सा एक स्माइल में बदल गया और तभी वह स्माइल तेज हंसी में बदल गई और रणवीर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। रणवीर ने सिगरेट को आइस ट्रे में मसल दिया, फिर अपने एक आदमी को इशारा किया। वह आदमी जगदीश के हाथ पांव खोलकर उसे रणवीर के सामने पटक दिए। रणवीर ने जगदीश पांडे के बाल पकड़कर उसकी गर्दन को जोर जोर से खींचते हुए कहा, बोला था ना प्यार से डील कर ले, पर तू इस बृजमोहन आर्या की बात में आ गया। तू तो सोच अफसोस, अब तुम्हें मेरी डार्क साइड का सामना करना पड़ गया ना। रणवीर की बात सुनकर के जगदीश तो कांपने लगा। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यह डील करने को रेडी हूँ। प्लीज़ प्लीज़, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहते हुए जगदीश गिड़गिड़ा रहा था। रणवीर ने कुछ पल उसे देखा, फिर उसे ज़मीन पर धक्का देकर ज़ोर से हंसने लगा। फिर उठा और चलते हुए वह बृजमोहन जी के पास आकर और रुक गया। फिर उनकी आंखों में देख कर के बोला, तेरी वजह से हुआ है ना ये सब बुड्ढे, तेरा नंबर भी आएगा, पहले इस जगदीश के बच्चे से तो निपट लो। रणवीर की बात सुनकर के बृजमोहन जी का चेहरा डर से भर गया, पर उनके चेहरे पर कोई भी मलाल नहीं था, क्योंकि वह जानते थे उन्होंने एक नेक काम किया है, इसीलिए वह चुप ही रहे। रणवीर ने अपने एक आदमी को इशारा किया। उस आदमी ने रणवीर को कुछ पेपर्स को दे दिए। रणवीर वापस उस चेयर पर आकर बैठ गया और वह पेपर सामने पड़े टेबल पर रख दिया और जगदीश से कहा, साइन कर इस पेपर पर। जगदीश ने अपने कांपते हाथों से वह पेपर उठा लिया और उनको पढ़ने लगा। तो वहीं रणवीर ने कहा, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ इसमें क्या लिखा है। तुम अपना पूरा बिजनेस और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रहे हो, वह भी अपनी खुशी से। यह बोलते हुए एक डेविल स्माइल उसके होठों पर आ गई थी। जगदीश ने कपकपाती आवाज़ में कहा, पर आपको तो बिजनेस डील करनी थी ना, फिर प्रॉपर्टी क्यों? जगदीश के इस सवाल पर रणवीर ओबेरॉय की ब्राउन आंखें बड़ी बड़ी और गहरी हो गई थी, जो कि सिकुड़ गई और सफ़ेद मोती जैसे दांत आपस में टकरा गए। वह दांत पीसते हुए जगदीश का गला पकड़ा और उसे ज़ोर ज़ोर से खींचते हुए, जिसे जगदीश का दम घुटने लगा। उसकी यह हालत देखकर बृजमोहन जी के माथे पर भी पसीने की बूंदें भर आई थी। रणवीर ने सर्द आवाज़ में कहा, तब बात बिजनेस की डील की थी, पर अभी बात मेरी जीत पर आ गई है, तभी तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। सॉरी। हाँ, और तुमने साइन नहीं किया तो तुम जानते हो कि क्या क्या कर सकता हूँ मैं। यह कहते हुए वह बेहद ही खतरनाक लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ आरुषि बेचैनी से इधर से उधर टहले जा रही थी, क्योंकि आरुषि बृजमोहन आर्या की ही बेटी थी। उसने वॉच को देखते हुए कहा,
डैड कहाँ रह गए आप तो 5 बजे तक ऑफिस से आ जाते थे। अभी तो 6 बज गए, क्यों नहीं आए आप? अभी तक कॉल भी नहीं लग रही है और कहे जा रही थी डैड आप कहाँ रह गए। अब तो जल्दी से घर आ जाइए ना, काफ़ी देर हो गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है, आपको पता है ना आपके बिना मैं इस घर में नहीं रह पाती हूँ। आप कहाँ हैं डैड? बेचैनी से आरूसी का बुरा हाल था। वह बार बार कॉल ट्राई कर रही थी अपने डैड को, पर उनका भी नंबर ऑफ आ रहा था। उसने बेचैन होते हुए खुद से कहा डैड आप भी ना ज़रा एक बार आ जाइए, ऐसी क्लास लगाऊंगी ना आपके, फिर कभी परेशान नहीं करेंगे। मुझे परेशान करके रख देते हैं, उन्हें पता है कि उनके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। आरुषि बृजमोहन आर्या की बेटी थी और एक बेटा था, उसका नाम शुभ आर्या था। आरुषि की माँ शुभ को जन्म देते हुए ही गुजर गई थी। पत्नी के मरने के बाद भी बृजमोहन जी ने दूसरी शादी नहीं की और उन्होंने अपना सब कुछ आरुषि और शुभ को ही मान लिया था, उनके लिए ही जीने लगे थे। बृजमोहन जी आरुषि की माँ और बाप दोनों बनकर दोनों बच्चों की जिम्मेदारी निभाते थे। वह तीनों एक दूसरे की ताकत थे तो तीनों एक दूसरे की कमजोरी भी थे। तभी आरुषि का फ़ोन बजा। आरुषि ने देखा फ़ोन पर रूहान का नंबर फ्लैश कर रहा था। उसने जल्दी से कॉल पिक करते हुए कहा रूहान अच्छा हुआ कि तुमने कॉल की, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आरुषि की घबराई आवाज़ सुनकर के रूहान भी थोड़ा परेशान हो गया। उसने कहा क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? इतनी टेंशन में क्यों हो, मुझे बताओ क्या हुआ है? आरुषि ने घबराई आवाज़ में कहा वह डैडी अभी तक घर नहीं आए हैं, 5 बजे तक ऑफिस से आ जाते थे, मगर आज अभी तक कुछ उनका पता ही नहीं चल रहा है कि वह कहाँ है। शुभ भी बहुत परेशान हो रहा है, वह तो रोए जा रहा है डैडी के बिना। यह कहते हुए उसका दिल लगातार घबराए जा रहा था। रूहान ने कहा रिलैक्स, सबसे पहले खुद को शांत करो, टेंशन लोगे तो कुछ नहीं होगा। सबसे पहले यह बताओ कि तुमने उनके ऑफिस कॉल की? आरुषि ने कहा हाँ की थी कॉल, उन्होंने बोला कि वह आज ऑफिस ही नहीं आए हैं। आसपास की हर जगह मैंने उन्हें ढूंढा, वह कहीं भी नहीं मिले। आरुषि की बात सुनकर रूहान भी टेंशन में आ गया। उसने आरुषि को समझाते हुए कहा देखो तुम परेशान मत हो, जहाँ भी तुमको लगता है तुम वहाँ ढूंढो, मैं भी ढूंढता हूँ और मैं पुलिस स्टेशन भी जाता हूँ, वह लोग ज़रूर हमारी हेल्प करेंगे। आरुषि ने हाँफते हुए आवाज़ में कहा हाँ ओके। आरुषि ने कॉल डिस्कनेक्ट की और तेज़ी से घर से निकल गई, पर वह भूल चुकी थी कि घर में शुभ भी है। वह शुभ चिल्लाते हुए कहने लगा दीदी मुझे तो ले लो ना साथ में, पर आरुषि कहने लगी शुभ मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी, तुम यहीं रहो ना। पर शुभ कहाँ मानने वाला था, वह तो अभी 8-9 साल का था ही। आरुषि कहने लगी अच्छा तुम बगल में आंटी के पास रह जाओ, मैं अभी आती हूँ, मैं तुम्हें लेकर जाऊँगी तो डैडी को ढूंढ नहीं पाऊँगी। इतना कह करके वह बगल में कल्याणी आंटी के पास गई। उनका दरवाज़ा खटखटाने लगी। उन्होंने दरवाज़ा खोला और कहने लगी क्या हुआ है आरुषि बेटा? आरुषि कहने लगी आंटी थोड़ा शुभ को आप कुछ देर के लिए संभाल लेंगी, मैं कुछ टाइम में आ रही हूँ, डैडी अभी तक नहीं आए हैं, मैं देखती हूँ कि कहाँ है वह। इतना सुनकर कल्याणी जी कहने लगी कोई बात नहीं है बेटा, मैं शुभ को रख लेती हूँ और कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। आरुषि कहने लगी नहीं आंटी आप अभी शुभ को ही रखिए, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कह कर के शुभ को कल्याणी जी के साथ में छोड़कर आरुषि वहाँ से निकल गई। यह बता दूँ कि कल्याणी जी आरुषि की पड़ोसी है और वह आरुषि के मॉम डैड के शादी के वक्त से ही उन्हें जानती है। इसके वजह से वह बहुत ही अच्छी तरह से उनके परिवार के साथ घुल मिल गई थी और वह बहुत ही अच्छी औरत थी, हमेशा आरुषि और उसके परिवार की हेल्प करती थी। तो वहीं रूहान भी पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया था। अब आप लोगों को यह सोच हो रही होगी कि यह रूहान कौन है, तो रूहान कौन है इसके बारे में इस कहानी के आगे आपको पता चल जाएगा कि रूहान है कौन। वहीं दूसरी तरफ वही रणबीर का टॉर्चर मिशन अभी भी ऑन था।
जगदीश ने अपने टूटे लहजे में कहा, मैं यह कैसे साइन कर सकता हूँ? मेरी फैमिली मेरे काम से चलती है। इसको साइन करने के बाद मैं सड़क पर आ जाऊँगा और मैं कहीं का भी नहीं रहूँगा। मेरे बच्चे के सर से छत नहीं रहेगी। रहम करें, मेरे बच्चे भीख मांगने पर आ जाएंगे। जगदीश की बात पर रणवीर मुस्कुराने लगा। फिर जगदीश को देखते हुए बोला, यही तो मैं चाहता हूँ, अगर तूने साइन नहीं किया तो। इतना बोल करके रणवीर बिना जगदीश को मौका दिए हुए ही जगदीश का सर पकड़ करके उसे गर्म पानी के टब में डाल दिया, जिससे कि जगदीश की चीख निकल गई। वहाँ खड़े सभी लोगों ने खौफ से आंखें बंद कर ली। जगदीश तड़प रहा था, पर रणवीर को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। करीब 1 मिनट के बाद रणवीर ने उसका मुंह बाहर निकाला तो बस लोगों ने घबराकर आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसका चेहरा गर्म पानी से बुरी तरह से जल चुका था। तभी रणवीर ने भारी आवाज़ में कहा, अभी शायद तुम जान चुके होगे कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ। अभी साइन कर दो, और अगर नहीं किए तो यही हाल तुम्हारे बेबी बच्चों का भी होगा। जगदीश की हालत बुरी हो चुकी थी। वह डर से कांप रहा था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ आकर फंस गया है इस नरक की दुनिया में। यह तो बिल्कुल शैतान है, शैतान। उसने उखड़ती सांसों के बीच पेपर्स पर साइन कर दिया। रणवीर ने एक गहरी सांस भरी और ठंडी आवाज़ में कहा, मैं चाहता नहीं किसी के साथ गलत करूं, पर यह लोग मेरी जीत जगा देते हैं, और बात जब मेरी जीत पर आ जाए तो मैं रणवीर ओबेरॉय हर हाथ पार कर जाता हूं। आई बात समझ में? सारे लोग चुपचाप खड़े थे। फिर रणवीर के इशारे पर 2 गार्ड जगदीश को अस्पताल लेकर गए, पर वहीं 2 गार्ड्स रणवीर के इशारे पर बृजमोहन को रणवीर के सामने लाकर पटक दिए। रणवीर ने बृजमोहन की तरफ देखा तो उसके पैर में पड़े हुए थे। उनके चेहरे पर डर था जो साफ नज़र आ रहा था। उसने एक आदमी को इशारा किया, वह एक चेयर लेकर आया। रणवीर ने उनको कंधे से उठाया और चेयर पर बैठा दिया। फिर उसने शायराना अंदाज में कहा, जिद में अपनी दुनिया को मिटा दूँ, हद से बढ़ जाऊँ, खुद को भी जला दूँ। मत जगाओ पागलपन मेरा, जिद में आ जाऊँ तो खुद को भी मिटा देता हूँ। कहते हुए उसकी आवाज़ में एक पागलपन सा नजर आ रहा था जो सभी को चौंका रहा था। उसने बृजमोहन जी से कहा, मिस्टर बृजमोहन, मैं जानता हूँ कि आप जगदीश की कंपनी में अकाउंटर संभालते हैं, और मैंने यह भी सुना है कि आप बहुत नेक और ऑनेस्ट हैं, तो अभी आपको क्या सज़ा दी जाए? कहते हुए वह इधर से उधर टहलने लगा। उसके बोले लफ्ज़ सुनकर बृजमोहन जी अंदर ही अंदर दहल रहे थे। उनके साथ शायद जगदीश से भी बुरा बर्ताव होगा। उन्होंने कांपते हुए आवाज़ में कहा, सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं वहाँ काम करता था तो उनको सही और गलत बताना मेरा फ़र्ज़ था। मैं तो बस अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा था, और मैं हमेशा ही अपनी ईमानदारी से ही ड्यूटी करना चाहता हूँ। तभी ज़ोर से चिल्लाते हुए एक आवाज़ आई, चुप, एकदम चुप। इससे पहले कि बृजमोहन जी अपनी बात पूरी करते, रणवीर इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक से गए थे और उनका दिल दहल गया था। फिर वह ऊंची आवाज़ में बोला, ईमानदारी यही सबसे प्यारी है ना तुमको? तो अब तुम्हारी सज़ा यह है कि तुम मेरी कंपनी का अकाउंट संभालोगे, मेरे यहाँ काम करोगे। यह कहते हुए वह बृजमोहन के सामने आकर खड़ा हो गया। बृजमोहन जी सोच में पड़ गए कि यह क्यों मुझे अपनी कंपनी में रखना चाहता है। उसको यूँ सोच में डूबा हुआ देख करके रणवीर कहा, क्या सोच रहे हैं आप मिस्टर बृजमोहन जी? यही ना कि मैं आपको सज़ा में जॉब ऑफ़र क्यों कर रहा हूँ? कहते हुए रणवीर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। सामने आया और चेयर पर बैठ गया। बृजमोहन के मुंह पर झुककर उनका जबड़ा जोर से खींचते हुए दहशत से बृजमोहन जी की आंखों में आंसू बहने लगा। हाथ पैर कांपने लगे। अचानक से वह हंसी तेज गुस्से में बदल गई। रणवीर ने बृजमोहन जी का मुंह जोर से खींचते हुए कहा, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ काम करना इतना आसान नहीं है। ईमानदारी का ढोंग करते हो ना?
आज के बाद बेईमानी ही तुम्हारा काम होगा। हर दिन लोगों के साथ बेईमानी करनी होगी। जितने भी डील क्रैक होगी, जितने भी लोग मेरे ऑफिस में काम करते हैं, जितना भी पैसा उनका होगा, उनमें से एक हिस्सा अमाउंट का तुम्हें चोरी करना होगा। हर दिन तुम अपना ईमान ख़राब करोगे, लोगों को धोखा दोगे। यह कह कर के झटके से उसने बृजमोहन जी की गर्दन छोड़ दी। बृजमोहन जी लंबी लंबी सांसें लेने लगे। उन्होंने टूटी सांसों के बीच कहा, पर यह पाप है, मैं नहीं कर सकता हूँ। लोग मुझे मेरी ईमानदारी से पहचानते हैं। मैं अपना ईमान नहीं बेचूंगा। इस बार बृजमोहन जी की बोली हुई बातों से रणवीर को गुस्सा नहीं आया, बल्कि धीरे से मुस्कुरा कर बोला, तो यही तो मेरा पॉइंट है ना मिस्टर बृजमोहन। आप बेईमानी करते जाओ, हो सकता है मैं और काम भी करवा लूँ तुमसे, जैसे कि लोगों का डर करना या फिर कुछ और। उसकी बात सुनकर के बृजमोहन जी की हालत ख़राब हो गई थी। रणवीर ने बृजमोहन की आंखों में देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, और वैसे भी अगर इस बार तुम्हारे मुंह पर ना आई तो मैंने पता लगाया है कि तुम्हारी एक बेटी है उसका, और वह बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। इतना सुनते ही बृजमोहन जी फ़ौरन से बोले, नहीं नहीं, आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ, पर मेरी बेटी को नहीं। इससे पहले रणवीर अपनी बात पूरी कर पाता, बृजमोहन जी बीच में ही बोल पड़े और फिर खुद ही सिसक पड़े। ईमानदारी जो उनके गर्व था, आज मजबूरन उनको बेचना पड़ गया था। रणवीर मुस्कुरा दिया। उसने बृजमोहन जी का गाल थपथपाकर स्वीट वॉइस में कहा, गुड डिसीजन। अभी घर जाओ, आपकी बेटी वेट कर रही होगी। और हाँ, गलती से भी किसी को बताना नहीं जो आज यहाँ हुआ है ना, वरना उसी दिन आपकी बेटी। हाँ हाँ, बाकी आप समझदार हैं। बृजमोहन जी ने ज़ोर से ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। रणवीर के इशारे से बृजमोहन जी को पीछे के रास्ते से जो एक जंगल में निकलता था उसे निकाल दिया गया। बाहर निकल कर के वह बुरी तरह से भागने लगे। यह सब उन्हें एक डरावने सपने की तरह लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ आरुषि और रूहान हर जगह बृजमोहन जी को ढूंढ लिया था, मगर बृजमोहन जी कहीं भी नहीं मिल रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी, दोनों की हालत ख़राब हो चुकी थी उन्हें ढूंढते। रूहान ने कहा, आरुषि, काफ़ी देर हो गई है हमें अंकल को ढूंढते हुए, वह कहीं भी मिल नहीं रहे हैं। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, घर जाकर के अंकल को मैं ढूंढ लूँगा। आरुषि गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? रूहान, मेरे डैडी गायब हैं, ऐसे में आराम करो, जब तक वह नहीं मिल जाते मैं चैन से नहीं बैठ सकती हूँ, समझे तुम? यह बात सुनकर के रूहान कहने लगा, आरुषि तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लो, मैं सही कह रहा हूँ। शायद हो सकता है कि अंकल घर चले गए हों और हम इधर घूम रहे हैं। आरुषि यह बात सुनी तो कहने लगी, तुम सही कह रहे हो, और वह घर के लिए निकल जाती है। रूहान कहने लगा, तुम घर पहुंचकर फ़ोन करना। रूहान को इस वक्त आरुषि की बहुत फिक्र हो रही थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे को दिलो जान से मोहब्बत जो करते थे। जी हाँ, आरुषि और रूहान एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते थे। रूहान ने आरुषि का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए प्यार से कहा, 4 घंटे से तुम बाहर घूम रही हो, तुम घर जाओ, मैं देखता हूँ अंकल को। यह बात सुनकर के आरुषि मान जाती है और वह घर के तरफ चल पड़ती है। आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे रूहान और आरुषि को एक दूसरे से कैसे मोहब्बत हुई है यह जानेंगे। आगे और भी इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।